सबसे आखिरी में हम लोग यही पढ़ रहे थे। इसमें दिखाया जा रहा है फंगस का क्लासिफिकेशन और क्लासेस के नाम आपको याद करा रखे हैं, तो हमने देख लिया है। मैं दोबारा इसे रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसका आधार क्या है, देखिए क्या क्या है। एक है हाइफी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें सेक्सुअल स्पोर के बारे में बात करने वाले हैं, ये जो नाम लिखे हैं। और साथ में ए सेक्सुअल स्पोर भी है, जिसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासेस के नाम तो आपको मालूम ही है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियो है और ड्यूटेरो है। फाइकोमाइसिटीज को बोला जाता है एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को नाम दिया जाता है सैक फंजाई, बैसिडियोमाइसिटीज को बोला जाता है क्लब फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोला जाता है फॉल फंजाई या इम्परफेक्ट नाम दिया जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तभी तो ये सेक्सुअल स्पोर नहीं बना हुआ। हैबिटाट में हमने ये कहा था कि सब टेरेस्ट्रियल होंगे, लेकिन फाइकोमाइसिटीज में टेरेस्ट्रियल के साथ साथ एक्वेटिक हैबिटाट वाले आपको दिख जाए। बाकी हाइफी में आपको याद कराया फाइकोमाइसिटीज में ए बी सी। व्हाट इज ए बी सी? ए सेप्टेट, ब्रांच और सिनोसिटिक। बाकी सब में लिखा हुआ है ब्रांच और सेप्टेट। ठीक है, चलिए अब ए सेक्सुअल स्पोर हमने ये देखे हैं। फाइकोमाइसिटीज में जू स्पोर और कौन सा? एप्लानो। एप्लानो स्पोर इज आल्सो नोन एज स्पोरेंजियो स्पोर। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियो स्पोर। एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल जो स्पोर है उसका नाम है कोनिडिया। बैसिडियोमाइसिटीज में अब्सेंट होता है एसेक्सुअल स्पोर और डिटोरोमाइसिटीज में नाम है कोनिडिया। अब जब सेक्सुअल स्पोर की बात होगी तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं। ठीक है, तो दोबारा सुनिए। एक सेक्सुअल स्पोर की बात करोगे तो वो कहां एब्सेंट होता है? बैसिडियोमाइसिटीज। लेकिन अगर आप सेक्सुअल स्पोर की बात करोगे तो वो कहां एब्सेंट होगा? वो ड्यूट्रो में होगा। तो एक बात ये ध्यान देनी है। इसके अलावा देखिए, नाम जो सेक्सुअल स्पोर के हैं वो क्लास के नाम पे हैं। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर, बैसिडियो में बैसिडियो स्पोर। और यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में जाइगो स्पोर है। इसके अलावा फाइकोमाइसिटीज में ऊ स्पोर भी होगा। क्या होगा? ऊ स्पोर भी होगा। अगर ये नहीं नोट किया है तो इसको जाके जरा नोट करना उस वाले कॉलम में। ठीक है, नोट तो कराया था, अगर नहीं लिखा है तो नोट करिए। जाइगो स्पोर के साथ एक और नाम नोट करिए, क्या लिखा हुआ है? ऊ स्पोर। अब दो लाइनें ध्यान से सुनिए जो बहुत खास है। ए सेक्सुअल स्पोर में कौन एक्सोजिनस होता है? कोनिडिया। और सेक्सुअल स्पोर में कौन एक्सोजिनस होता है? बैसिडो स्पोर। ठीक है, इसके अलावा सब के सब क्या होंगे? इंडोजिनस होंगे। क्या होंगे? इंडोजिनस होंगे। क्या मतलब है इंडोजिनस का? इंडोजिनस कहने का मतलब कि किसी कवरी के अर्नर होंगे। एक्सोजिनस कहने का मतलब होता है स्पोर जो है वो एयर में एक्सपोर्ड होते हैं, स्पोर डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि ऊपर से कोई कवरिंग नहीं होती है, इस वजह से। तो यही हमने पढ़ा था सबसे आखिरी में। अब आपको एग्जांपल याद करने को कहा था तो आपने याद कर ही लिया होगा। ये पेज खुला था, क्या था यार? क्या क्या एग्जांपल? क्या होगा फाइकोमाइसिटीज में? ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में कौन से एग्जांपल है? बैसिडियो में कौन से हैं और ड्यूटेरो में कौन? बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये सब पूछे जाते रहते हैं। मैचिंग कॉलम में भी देता है, कहेगा एक साइड में क्लास का नाम, दूसरे साइड में एग्जांपल कहेगा, करेक्टली मैच कराइए। तो अब जल्दी से इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं, जो हमने बातें अभी इस कॉलम में दिखाई हैं आपको, आप उसको ओके।
तो यहां तक हमने फिनिश किया था और डाई कैरोटिक फेज के बारे में बताया था। कहां होता है डाई कैरोटिक फेज? व्हाट इज डाई कैरोटिक फेज? N+N। क्या कारण है? प्लाज्मोगैमी हो गया था, लेकिन कैरियोगैमी जो है वो लेट से हो रहा था, डिलेड हो गया था, है ना। ये है फाइकोमाइसिटीज के मेंबर, देख लेते हैं। तो यही एकलौता है जहां टेरेस्ट्रियल के साथ साथ आपको क्या दिख जाएगा? एक्वेटिक हैबिटाट। तो देखो क्या दिख रहा है, एक्वेटिक हैबिटाट। बाकी देख लो, डेकेइंग वुड है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेज है, तो ये सबके सब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट हो गए। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो गया, ठीक है। अब अगर इसके माइसीलियम की बात करोगे तो आपको याद है ना, क्या याद कराया फाइकोमाइसिटीज में? ए बी सी। व्हाट इज एबीसी? एसेप्टेड, ब्रांच एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेड, ब्रांच एंड सिनोसिटिक। तो माइसीलियम होगा, एसेप्टेड होगा, और देखो क्या लिखा है, सिनोसिटिक, फिलहाल ब्रांच भी होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एसेप्टेड लिखा है, और क्या लिखा हुआ है? लिखा है, याद रखना। और अगर एज सेक्सुअल स्पोर की बात करोगे तो आप जानते हो ना कौन कौन सा बना है। तो कॉलम लिखने का यही तो फायदा कि इसको पढ़ना ना पड़े हमें दोबारा। क्या क्या लिखा है? टू स्पोर और कौन सा? एप्लानो। लिखा है ना, जाके देखिए। एप्लानो स्पोर का एक और नाम है स्पोर एंजो स्पोर। कौन मोटाइल है, कौन नॉन मोटाइल है? टू स्पोर मोटाइल होता है, इसके अलावा कोनिडिया, और मतलब जहां कोनिडिया पाया जाएगा, यहां नहीं पाया जाता। आप जानते हैं कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है कोनिडिया? एस्कोमाइसिटीज में पाया जाएगा, और ड्यूटेरोमाइसिटीज। वो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वो कॉलम अगर आपको याद रहेगा तो यहां से सिर्फ आपको एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें भी जगह बना हुआ है, आपको एग्जाम्पल याद होगा तो आप नोट कर लेना। तो ये बाद में आपको दोहराना नहीं पड़ेगा, आप उसी कॉलम से दोहरा लोगे। चलिए देखिए, तो जूस्पोर हो गया और एप्लानो हो गया। कौन मोटाइल है, कौन नॉन मोटाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उस वहां पर भी नोट किया। अब देखिए, अब आप जानते हो कि अगर एज सेक्सुअल स्पोर की बात होगी तो सिर्फ कोनिडिया जो है एक्सोजिनस है, बाकी क्या है? पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये स्पोर कैसे प्रोड्यूस हुए हैं? एक्सोजिनस। क्लियर है ना? आगे आइए। अब इसके बाद से सेक्सुअल स्पोर की बात होगी। क्या होता है? जाइगोस्पोर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जाइगोस्पोर, these gametes are similar in morphology। इस वजह से क्या कहा जाएगा? एक जैसे गैमेट को आइसोगैमेट बोला जाता है, या अगर वो डिफरेंट शेप के होंगे तो क्या बोला जाएगा? अलग अलग दिखेंगे तो क्या बोला जाएगा? एन आइसोगैमस, या इसी में एक पैटर्न है ऊगैमस। आगे हम लोग जानेंगे आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस क्या होता है। ये जानने के लिए हम एल्गी पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हमें ये याद करना है, आइसोगैमस है, एन आइसोगैमस है कि ऊगैमस है। तो ये क्या बोल रहा है? फाइकोमाइसिटीज में कह रहा है कि जाइगोस्पोर प्रोड्यूस हुआ है तो गैमेट के फ्यूज, ये जो गैमेट है वो सिमिलर मार्फोलॉजी के भी हो सकते हैं और अलग अलग मार्फोलॉजी के भी हो सकते हैं। तो ये आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, और ऊगैमस हो सकता है, अलग अलग मेंबर में होगा। क्या? चलिए, अब कुछ कॉमन एग्जांपल के बारे में बात कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या है फाइकोमैटिडीज में। म्यूकर हो गया, और क्या है यहाँ पे? राइजोपस है, ठीक है, और क्या है? एल्बिगो है, ठीक है। तो म्यूकर है, राइजोपस है, एल्बिगो है, ठीक है। राइजोपस को क्या बोला जाता है? हाँ, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए, ये एल्ब्यूगो है, और यही क्या करता है? मस्टर्ड पे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर करता है। क्या करता है? तो एल्ब्यूगो करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो कौन करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर? एल्ब्यूगो। पूरा नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो आप याद रखना, कौन करता है व्हाइट रस्ट? आंसर क्या होगा? एल्ब्यूगो आंसर होगा। क्या होगा? एल्ब्यूगो। तो फिलहाल क्या क्या एग्जांपल आपने याद किया? हाँ, राइजोपस, एल्ब्यूगो, और क्या लिखा हुआ है? राम, ठीक है। चलो, ओके, आ जाइए। और एग्जांपल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है हमारा एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत खास है,
से आपको सब याद करना है। ये तो आपको मालूम है, इसे बोला जाता है सैक। ये 3 अल्फाबेट मिला लें शुरू वाले तो क्या बना सकते हैं, सैक बना सकते हैं। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, सैक फंजाई नाम दिया जाता है। ठीक है। एस्कोमाइसीटीज आर मोस्टली फंगस मल्टीसेलर तो होता है ना। एक एक्सेप्शन है एस्ट, और वो यही बिलोंग करता है, बस इसी वजह से यहाँ मेंशन कर रहा है वो। ठीक है। तो ज्यादातर ज्यादातर क्या सभी फंगस मल्टीसेलर होते हैं, एक को छोड़ करके, और वो कौन है आप जानते हो कौन है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखना, कहेगा इस्ट किस क्लास का है, तो इस्ट है इस क्लास का। किसका, एस्कोमाइसीटीज। क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। बाकी फंगस है तो सैप्रोफाइट और डिकम्पोजर होगा ही होगा। ठीक है, पैरासाइट हो सकता है, और हाँ इसके जो मेंबर हैं वो डंग पे भी ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, गोबर पे भी ये ग्रो हो जाएगा, ऐसा फंगस है। तो इस वजह से ये देखिए जो फिकल मैटर पे ग्रो हो रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है, कोप्रोफिलस। मैचिंग कॉलम के लिए अलग से ये सवाल इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कोप्रोफिलस। तो जो कहां, जो डंग पे ग्रो कर जाए उसे क्या बोला जाएगा, कोप्रोफिलस कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, कोप्रोफिलस नाम दिया जाता है। चलो ये बताओ, बिना देखे बताओ माइसिलियम कैसा दिखेगा, सेप्टेट और ब्रांच। अब कहीं भी किसी भी क्लास में जाएंगे क्या लिखा होगा, सेप्टेट और ब्रांच लिखा होगा। देख लो क्या लिखा होगा, ब्रांच है सेप्टेट। वो कॉलम अगर आपको याद है ना, तो ये सारे क्लासेज ऑलरेडी आपको याद है। अब यहाँ से एग्जांपल याद करने हैं, और एक आध दो पॉइंट कोई दिख जाएगा वो देख। चलो इधर देखो, एयर सेक्सुअल स्पोर क्या होता है, एस्कोस्पोर में, एस्कोमाइसीटीज में क्या होगा, कोनेडिया। आपको मालूम है कोनेडिया कैसे बनता है, एक्सोजिनस एंडोजिनस, एक्सोजिनस। एयर सेक्सुअल स्पोर में इकलौता स्पोर जो एक्सोजिनस है वो क्या है, कोनेडिया है। ठीक है। और जिस स्पेशल हाइफी पे ये बनता है, हाइफी क्या होता है, माइसिलियम का जो थ्रिड है तो बनता है, उसे क्या बोला जाता है, कोनेडियोफोर। ठीक है, कोनेडियोफोर कहा जाता है। ठीक है। तो वो स्पेशल माइसिलियम या स्पेशल माइसिलियम का ब्रांच जिस पे ये डेवलप होता है, उसे क्या बोला जाता है, कोनेडिया नाम इसका है। तो उस ब्रांच का क्या नाम होगा, कोनेडियोफोर नाम होगा। क्या नाम होगा, कोनेडियोफोर नाम होगा। क्या, और कोनेडिया जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, थैलस, थैलस बनाएगा फंगस के। फंगस के थैलस को क्या बोला जाता है, माइसिलियम। ठीक है, चलो इधर आओ, स्ट्रक्चरल स्पोर को क्या कहा जाता है, नाम पे ही है, जानते हो क्लास के नाम पे है, क्या बोला जाता है, एस्कोस्पोर। क्या बोला जाता है, एस्कोस्पोर। अच्छा ये बताओ, ये एक्सोजिनस होगा कि एंडोजिनस होगा, एंडोजिनस। सेक्सुअल स्पोर में एक जो एक्सोजिनस है वो है बैसिडियो, बैसिडियो स्पोर। क्लियर है ना, आपको याद रखना है क्या, कि अगर एक सेक्सुअल स्पोर की बात होगी तो कोनिडिया एक्सोजिनस होगा, और सेक्सुअल स्पोर की बात होगी तो बैसिडियो स्पोर क्या होगा, एक्सोजिनस होगा। बैसिडियो स्पोर क्या होगा, एक्सोजिनस होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये दोनों लाइनें आपको याद है तो हर एक क्लास में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कौन सी वो दो लाइनें, एक सेक्सुअल स्पोर में कोनेडिया एक्सोजिनस है, और सेक्सुअल स्पोर में बैसिडियो स्पोर जो है एक्सोजिनस होता है। तो देखो इधर, अगर कोनिडिया बन रहा है तो कोनिडिया कैसा होगा, एंडोजिनस होगा। कोनिडिया मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है, लोगों को कल ही कहा था एक सवाल आएगा फंगस के रिप्रोडक्शन से, वही नोट किया, जाके देखो। टू स्पोर मोटाइल है, बाकी कोनिडिया और एप्लानो स्पोर दोनों क्या है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल होगा। यहां देखो, ये ये हो गया इसके। ठीक है, ए सेक्सुअल स्पोर के बारे में, और आपको मालूम है कि ए सेक्सुअल स्पोर इसका कोनिडिया है, और वो होगा एंडोजिनस, वो होगा एक्सोजिनस। अब सेक्सुअल स्पोर के बारे में बात कर रहे हैं, नाम क्लास के नाम पे ही है, क्या नाम है, एस्कोस्पोर नाम। और ये कैसे बनेगा, ये एंडोजिनस जनरेट होता है। ठीक है, और जिस सैक में, जिस फ्रूटिंग बॉडी में ये बनता है, याद रखेंगे फ्रूटिंग बॉडी का नाम। अब क्यों फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बात इस वजह से कर रहे हैं कि जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा वो इसी में बनता है। ठीक है, तो हमें नाम याद करना फ्रूटिंग बॉडी का, फ्रूटिंग बॉडी का नाम भी क्लास के नाम पे ही है। तो आप देख लो कौन सा क्लास है ये, एस्कोमैसिटी। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर का क्या नाम है, एस्कोस्पोर, नाम पे ही है। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम भी इसी के नाम पे है, क्या नाम है, एस्कोकार्प। और अभी जब बैसिडियो मैसिडीज में जाएंगे तो बैसिडियो कार्प हो जाएगा। तो क्या नाम है फ्रूटिंग बॉडी का,
और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हो जाएगा, ये बैसिडियोकार्प। तो फ्रूटिंग बॉडी के नाम बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी के नाम बताओ। एस्कोकार्प और बैसिडियोकार्प। अब सेक्सुअल स्पोर के नाम बताओ। एस्कोस्पोर और बैसिडियोस्पोर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आगे आइएगा। अब कुछ एग्जांपल और देख लीजिए। एस्कोमाइसिटीज में तो एस्परजिलस है, और क्या है, क्लेविसेप्स है, और क्या है, नीरोस्पोरा है। क्लेविसेप्स परपुरिया का नाम सुना है आपने, बताया है कभी, नहीं बताया है? याद कर लो फिर बताओ हमें। ठीक है, तो तीन और ये एग्जांपल जुड़ गए इसमें। और इसके अलावा ये देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखा हुआ है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल, मॉरल्स एंड ट्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये एडिबल फंगस हैं जो क्लास एस्कोमाइसिटीज। तो क्लास एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करने वाले एडिबल, ऐसा फंगस जिसको खाया जाता हो, तो एडिबल फंगस का नाम बताइए, क्या नाम है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। कितने एग्जांपल आपको याद कराए, क्या क्या याद किया है आपने, क्या क्या याद किया? इससे पहले क्या याद किया था? पेनिसिलिनियम टेस्ट हो गया, ठीक है, और कौन कौन सा हो गया? तो इसमें हो गया पेनिसिलिनियम, इसमें हो गया एट, और इसमें हो गया एस्परजिलस, और इसमें हो गया नीरोस्पोरा, और क्या है, अगला है इसमें क्लेविसेप्स, तो क्लेविसेप्स पर प्यूरिया है इसमें, और इसके अलावा क्या होगा, मोरल्स है, और क्या है, प्रोफेल्स है। याद रखिएगा, कितने एग्जांपल आपको याद करें, 1 2 3 4 5 6, ये है क्लास एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल। इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, सवाल आते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। अरे ये देखिए, ये न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में यूज होता है, जेनेटिकल वर्क के लिए जो फंगस यूज होता है ये यही है, न्यूरोस्पोरा। इस वजह से पहले जब फंगस अलग किंगडम में नहीं था तो फंगस क्या था, प्लांट था, है ना। अरे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगस क्या होता है, प्लांट होता है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो सवाल सुनिए। ड्रोसोफिला प्लांट किसे बोला जाता है, न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। तो न्यूरोस्पोरा तो है फंगस, अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो फंगस कहाँ आएगा, प्लांट्स में आएगा। इसमें पुराना सवाल है ये। तो ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है, प्लांट किंगडम का किसे कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा का। और वैसे ड्रोसोफिला क्या होता है, फ्रूट फ्लाई, एनिमल होता है, इंसेक्ट होता है, आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो एक सवाल यहाँ पे अलग से नोट करेंगे, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, तो कौन है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम का, न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप सोचेंगे ये तो फंगस है तो कैसे प्लांट बोल रहे हैं। एक्चुअली आप समझ गए होंगे, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टू ही से क्यों जुड़ा हुआ है, थ्री से भी है, फोर से है। पांचवा किंगडम क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, फंजाई। तो पांचवें से पहले तो किसी भी किंगडम में शुरुआत के चार किंगडम में फंगस को किसमें रखा जाएगा, प्लांट में। तो वहीं से ये सवाल जुड़ा, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज में बताइए कौन सा एडिबल है, हाँ, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, याद रखिएगा। इस किस क्लास का है, एस्कोमाइसिटीज का। बहुत कॉमन सवाल है ये, ठीक है। पेनिसिलिनियम, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस,
हाँ ठीक है, तो याद रखना ये मोरल ट्रफेल्स, ठीक है। चलिए इधर आइए, बैसिडियोमाइसिटीज आप जानते हैं ना इसका कॉमन नेम क्या है? क्लब फंजाई। क्या बोला जाता है? क्लब फंजाई कहा जाता है, ठीक है। तो आज आपका ये काम रहेगा, इसमें जो एग्जांपल आपको याद करा रहे हैं आप अच्छे से रफ पे लिखिएगा, पहले पूरा याद हो जाएगा तब इस कॉलम में भर लीजिएगा, और इस कॉलम में भरने के बाद एक ऐसा और स्लिप बनाइएगा, नोट करके दीवार पे लगाइएगा इसको, ताकि आपको याद रहे लंबे समय। चलिए, तो ये है क्लब फंजाई, और ध्यान से सुनिए क्लब फंजाई क्या क्या इंक्लूड करता है, इसी में मशरूम आएगा, ठीक है। इसी में ब्रैकेट फंजाई, और इसी में और क्या आता है? पफ बाल आता है। तो याद रखिएगा पफ बाल, ब्रैकेट फंजाई या मशरूम किसमें इंक्लूड है? तो वो बैसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना है बैसिडियो क्या क्या है, ब्रैकेट है, मशरूम, और क्या है? पफ बाल बोला जा रहा है, ठीक है। अब फंगस है तो आपको मालूम है कि सैप्रोफाइट या पैरासाइट के फॉर्म में ही होगा, तो कहां ग्रो हो सकता है? किसी वुड पे, ट्री स्टम, ठीक है। लिविंग प्लांट बॉडी पैरासाइट के फॉर्म में भी है, ये सॉइल में भी ये ग्रो हो जाएगा, ठीक है। अब रस्ट और स्मट किससे बिलोंग करते हैं? बैसिडियो में, ठीक है। रस्ट और स्मट फंजाई ये किससे बिलोंग करते हैं? बैसिडियोमाइसिटी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए माइसिलियम के बारे में अभी एग्जांपल आ रहा है रस्ट और स्मट का, तो माइसिलियम के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अब बाकी जो बच गया वहां पे क्या है? ब्रांच है और सबटेट है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ब्रांच है और सबटेट है। अच्छा, आपको मालूम है कि बैसिडियोमाइसिटीज में क्या एसेक्सुअल स्पोर बनता है? बनता है? नहीं बना हुआ, ठीक है। हाँ, एक सेक्सुअल स्पोर तो नहीं जनरेट होता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, किस तरीके से? फ्रेगमेंटेशन। तो मेरा सवाल सुनिए, कहेगा एक सेक्सुअल स्पोर तो नहीं बन रहा है, कहेगा एक कोई स्टूडेंट है जो फंगस पे स्टडी कर रहा है और फंगस का क्लास जानना चाह रहा है। कोई स्टूडेंट है वो फंगस पे स्टडी कर रहा है, फंगस के क्लास को जानना चाह रहा है। उसे ये पता लगा कि उसमें एक सेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहा है, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। बताओ वो स्टूडेंट फंगस को किस किस क्लास में रखेगा? याद रखिए ऐसे सवाल आते हैं। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव। लेकिन खास बात ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बन रहा है, तो हमने याद किया था ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा बैसिडियोमाइसिटीज में, सेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा अगले वाले क्लास में। कौन सा है अगला? ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ऐसा कोई सवाल आ रहा हो, 4 सेक्शन है जहां से चारों से अलग अलग सवाल आएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एल्गी का क्लासिफिकेशन, और ये जो क्लासिफिकेशन हम फंगस वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग क्लासेज इनके, और वो सवाल है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगस का वो क्लास जहां पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, कौन सा है? बैसिडियोमाइसिस। क्या होगा? बैसिडियोमाइसिस। तो यहां देखो, जब यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होगा तो प्लाज्मोगैमी के लिए फ्यूजन होगा दो वेजिटेटिव अथवा सोमैटिक सेल, दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल का जो है वो सेल जो है वो डिफरेंट स्ट्रेन के पास पास आए, ठीक है। तो गैमिड भी हो सकता है, लेकिन बैसिडियोमाइसिस के केस में दो सोमैटिक सेल पास में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं है, और उसका क्या होगा? उसका प्लाज्मोगैमी हो जाएगा, और फिर क्या होगा? कैरियोगैमी होगा, फिर क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है ना। याद आया ना वो सीक्वेंस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। यहाँ पे बस ये बात बोल रहा कि सेक्स ऑर्गन है नहीं, तो जो फ्यूजन हो रहा है वो किसका हो रहा है? दो सोमैटिक सेल्स का हो रहा है। किसका हो रहा है? दो सोमैटिक सेल्स का हो रहा है, क्या? बाकी आपको मालूम है कि एस्को में और बैसिडियो में कोई खास पॉइंट, डाई कारोटिक स्टेज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चले अब बाकी यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी होगा वो बैसिडियो कार्प बोला जाएगा, और यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर होगा उसे क्या बोला जाएगा?
बैसिडियोस्पोर। ये बताओ बैसिडियोस्पोर एक्सोजीनस की इंडोजीनस? एक्सोजीनस सेक्सुअल में यही, सेक्सुअल स्पोर में यही जो है वो एक्सोजीनस है, बाकी सब क्या होते हैं? एंडोजीनस होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी का नाम आपको पहले याद करा दिया है, क्या नाम है? वहां पे एस्को कार्प, यहाँ पे बैसिडियो कार्प, वहां पे एस्को स्पोर, यहाँ पे बैसिडियो स्पोर नाम है। ठीक है, चलिए तो इधर देखिए, ये है एगरिकस, यही जो है एडिबल मशरूम। ठीक है, एगरिकस एडिबल है। ठीक है, ये देखिए, ये है अस्टिलागो। अस्टिलागो को बोला जाता है स्मट फंजाई, और पक्सिनिया को बोला जाता है रस फंजाई, है रस फंजाई। ठीक, तो किसको स्मट फंजाई कहा जाता है? अस्टिलागो को। किसको? अस्टिलागो को। ठीक है, और जबकि पक्सिनिया को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, क्या क्या एग्जांपल आपको यहाँ पे याद कराए? क्या क्या? मशरूम किससे बिलोंग कर रहा है? बैसिडियो। क्या नाम है मशरूम का? एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस नाम। ठीक, इधर देखिए, यहाँ पे शुरू में इस क्लास को जो हमने पढ़ना शुरू किया था, यहाँ पे ये देखिए, तो जो मशरूम हम खाते हैं, कॉमन मशरूम यू एट एंड टोड स्टूल, तो ये जो मशरूम है जिसको खाने की बात कर रहा है, ये कौन सा है? ये बिल्कुल सही, ये है एगेरिकस। और इधर आइए, ये टोड स्टूल, ये पॉइजनस मशरूम है, इसका नाम है एमेनिटा। तो जो पॉइजनस मशरूम है उसका क्या नाम है? एमेनिटा नाम है। एमेनिटा को ही क्या बोला जाता है? टोड स्टूल। इसी को हमने नोट किया था शायद, इसी को क्या बोला जाता है? डेथ कप। क्या बोला जाता है? डेथ कप बोला जाता है। और इसी को और क्या बोला जाता है? सीजर्स मशरूम का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सीजर्स मशरूम का नाम दिया जाता है। टोड स्टूल का नाम नोट कर लीजिएगा, टोड स्टूल को बोला जाता है एमेनिटा। क्या बोला जाता है? एमेनिटा। क्यों इसको याद कर रहे हैं? क्योंकि ये एडिबल है। तो ये एडिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये है, क्या है ये? क्या? एमेनिटा। बाकी तो दोनों शायद आपने नोट किया था, है ना? डेथ कप एंड आल्सो नोन एज सीजर्स मशरूम। सीजर्स मशरूम। ठीक है, अब एग्जांपल आपने याद कर लिया है, आप इधर आइए ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्लास क्या क्या सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ए सेक्सुअल स्पोर का क्या नाम है? अच्छा, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको फॉल्स फंजाई या इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इस वजह से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास में, इस वजह से क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई। क्या नाम दिया जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई का नाम दिया जाता है। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई या फॉल्स फंजाई। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पाया जा रहा। क्या नहीं पाया जा रहा? सेक्सुअल फेज नहीं आ रहा लाइफ साइकिल में, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से। ठीक, अब और क्या क्या बातें इसमें याद रखनी है? ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर। क्या होता है एसेक्सुअल स्पोर? इसका कोनेडिया, उस कॉलम में नोट किया। ठीक है, और कैसे बनेगा? एक्सोजिनस ही रहता है कोनेडिया जब भी बनता है। माइसिलियम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब हर जगह क्या है? सेप्टेट और ब्रांच है। क्या है? सेप्टेट और ब्रांच है। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर के बारे में बात करनी नहीं है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, है ना? तो अब क्या बचा? ये सप्रोफाइट। फंगस है तो सप्रोफाइट, पैरासाइट, डीकंपोजर, ये तो होगा ही होगा। एग्जांपल देखो, तीन एग्जांपल हैं, देख लेते हैं। यहाँ जो है लिखा हुआ तीन एग्जांपल बहुत होते हैं, आप एनसीईआरटी वाला याद करिए। क्या नाम है? अल्टरनेरिया। क्या नाम है? कोलिटोट्राइकम। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा। ठीक है,
क्या लिखा हुआ, कैट लिखा हुआ, ठीक है। तो पॉलिटोट्राइकम हो गया, अल्टरनेरिया हो गया और ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक है। ठीक है ना। तो क्या क्या एग्जाम्पल आपको याद कराए हैं अलग अलग क्लास में, जल्दी से बताओ। पहला क्लास क्या पढ़ा हमने, पहला क्लास हमने क्या पढ़ा, क्या है एग्जाम्पल, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, राम, RAM, ओके। नेक्स्ट वन, एस्कोमाइसिटी, 7 एग्जाम्पल याद करा है। इस्ट हो गया, पेनिसिलिनियम हो गया, नीरोस्पोरा हो गया, एस्परजिलस हो गया, और कुछ क्लेविसेप्स हो गया, मोरेल्स हो गए, ट्रफल्स हो गए, ओके। अगला है ना, कॉमनली नोन एज बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर को कॉमनली बोला जाता है पफ बाल, और क्या, सिर्फ पफ बाल। ब्रैकेट फंजाई किस है, ब्रैकेट फंजाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसे बोला जाता है ब्रैकेट फंजाई, बी फॉर बैसिडियोमाइसिटीज एंड बी फॉर ब्रैकेट फंजाई, बी फॉर बैसिडियो एंड बी फॉर ब्रैकेट, याद रखिएगा, ठीक है। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अलग अलग इसमें चैप्टर है, एक चैप्टर अगला प्लांट किंगडम का है, उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो एनिमल किंगडम का है। कुछ सवाल है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। किंगडम प्लांटी के जो मेंबर हैं वो ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ होंगे, क्लोरोफिल रखता है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑटोट्रॉफ ही तो होगा ना। तो ऑटोट्रॉफ है ये, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ मेंबर क्या हैं, कुछ मेंबर्स क्या हैं इसके, ये फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली, व्हाट इज पार्शियल हेटेरोट्रॉफ, व्हाट इज पार्शियल हेटेरोट्रॉफ, मतलब आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉफ हैं, तो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉपिक है कि नहीं। अच्छा सीधी बात, जो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ है, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा, कर सकता है कि करेगा, तो अगर करेगा तो किस बात का हेटेरोट्रॉफ फिर, मतलब कभी कभी फोटोसिंथेसिस करेगा कभी कभी नहीं करेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो, हमेशा फोटोसिंथेसिस करेगा कि कभी कभी करेगा, कभी कभी, हमेशा करेगा, क्यों हेटेरोट्रॉफ बोला जा रहा है, वो इस वजह से, अभी मैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आगे वाले पार्ट पे नहीं, पैरासाइट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ऐसे जगहों पे ये पौधे पाए जाते हैं जहां सॉयल में नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी, सॉयल में नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी, तो पौधे ने एक एडेप्टेशन, एक अनुकूलन बना लिया है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, एक जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए हमें नहीं प्राप्त हो रहा, तो जितने लोग हैं इस अर्थ पे, जितने मानव हैं, सब क्या हो जाएंगे, सब कार्निवोर हो जाएंगे, सब मांस का भक्षण करने लगेंगे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब कार्निवोर हो जाएंगे, ठीक है। जब भूख लगेगी तो फिर सब भूल जाएंगे शाकाहारी मांसाहारी, फिर अपने आप को बचाने के लिए मांस खाना शुरू कर, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सा एग्जांपल है, ध्यान से देखिए कैसे अडॉप्ट कर रहा है ये। तो ऐसे जगहों पे इंसेक्टिवोरस प्लांट, अभी नाम आपको याद करा रहे हैं, ऐसे जगहों पे इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो होते हैं जहां पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण शुरू कर देता है,
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस तो वो कर ही रहा है, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो की पत्तियां या प्लांट का कोई पार्ट क्या बना लेता है, इंसेक्टिवोरस ऐसा आर्गन बना लेता है जो कीटों का क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है। ये कीट इसी मर जाएंगे और इसके डिग्रेडेशन से जो नाइट्रोजन मिलेगा उसको ये क्या कर लेगा, अपने काम में लगा लेगा। ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, हमेशा करता है, सिर्फ नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए वो क्या हो गया है, वो इंसेक्ट को खाना शुरू। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये पहली बात है। इसके अलावा इसका एक्सेप्शन, मतलब ऑटोट्रॉप का जो एक्सेप्शन है, ये तो हो ही गया इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना। अब इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खा रहा है। और इसके अलावा ये देखिए, ये क्या है, ये पैरासाइट। क्या है ये, पैरासाइट। ठीक है। तो पैरासाइट स्टेम का भी पैरासाइट हो सकता है और रूट का भी पैरासाइट हो सकता है। अब इसमें ये टोटल पैरासाइट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पार्शियल हेट्रोट्रॉप भी हो सकता है और टोटल हेट्रोट्रॉप भी हो सकता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जहां फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, पूरी तरीके से नहीं होगा। तो जो टोटल पैरासाइट होगा, चाहे रूट का हो चाहे स्टेम का हो, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। लेकिन इसी में जो पार्शियल होंगे, पैरासाइट की बात कर रहा हूं, जो पार्शियल होंगे वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तब क्यों पैरासाइट, वो इस वजह से क्योंकि जो वाटर और मिनरल है वो किसी के स्टेम से लग के या किसी प्लांट दूसरे प्लांट के रूट से लग के क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इनसेक्टिवोरस प्लांट है वो हमेशा फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये वाला हो सकता है कि वो करे भी और हो सकता है कि ना भी करे। ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा तो पूरा अलग से किंगडम ही है, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो देखिए मैं क्या क्या नोट करने जा रहा हूं, आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये जो खाली जगह है।
चलिए नोट करो। तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखिए प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है फिलहाल। ये साथ में हमें देखने को मिल गया एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शनली पार्शियल हेटरोट्रॉप भी हो सकता है और पार्शियल या टोटल हेटरोट्रॉप भी हो सकता है। पार्शियल हेटरोट्रॉप के लिए हमने ये नोट किया, क्या नोट किया है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पौधे जो ये ग्रो होते हैं नाइट्रोजन रिच सॉइल में। ठीक है, 4 एग्जांपल आपको याद कराते हैं। देखिए जरा, एक एग्जांपल लिखा है ड्रोसेरा, कॉमन नेम याद कर लेते हैं। इसको बोला जाता है सन ड्यू। क्या बोला जाता है? सन ड्यू कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज डायोनिया। डायोनिया इज आल्सो नोन एज ब्लैडर वार्म। वार्म नहीं लिखा है, ब्लैडर वार्म कुछ और चीज। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये ब्लैडर वार्ट लिखा है। ठीक, हाँ अच्छा, ये है ना, सही कह रहे हैं। हाँ देखिए जरा, इसको सही कर लीजिएगा, ये ऊपर नीचे नोट हो गया। चलिए, तो पहला लिखा है ड्रोसेरा, और ड्रोसेरा को बोला जाता है सनड्यू। क्या बोला जाता है? सनड्यू। डायोनिया को बोला जाता है बीनस फ्लाई ट्रैप। क्या बोला जाता है? बीनस फ्लाई। ठीक है, बीनस फ्लावर बास्केट किसको कहा जाता है? यूप्लैक्टेला। क्या है? स्पंज होता है। आगे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। इधर आइए, अगला है यूटिकुलेरिया। इसको बोला जाता है ब्लैडर वार्ट। टी लिखा है आखिरी में, वार्म नहीं लिखा है ये। ठीक है, ब्लैडर वार्ट है। ब्लैडर वार्म टीनिया सोलियम के लार्वा का नाम है। ब्लैडर वार्म, वार्म जब कहेंगे तब। ये वार्म नहीं लिखा, क्या लिखा है? वार्ट लिख, तो सही से लिखेगा। अगला है नेपेंथिस। नेपेंथिस इज आल्सो नोन एज पीचर प्लांट। क्या बोला जाता है? पीचर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, देखिए कैसे इसको याद करेंगे हम लोग। ये लिखा हुआ है देहरादून। क्या लिखा हुआ है? देहरादून
ठीक है, और इधर लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस साइड में क्या लिखा हुआ है, देहरादून, और इधर लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा, इस साइड में देहरादून नीचे और इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले आपको याद कराया है सुभाष चंद्र बोस, सरगुजा, चंदा, बस्तर। ये सेक्रेड ग्रुप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान में क्या है, अरावली हिल्स। क्या नाम में ही है, राजस्थान में आर के बाद ए आ रहा है। ठीक है, खासी और जयंतिया कहाँ है, हाँ, मेघालय। और क्या बचा, वेस्टर्न घाट बचा, कर्नाटका, और यह है सेक्रेड ग्रुप। कितने हॉट स्पॉट है इंडिया में, कितने हॉट स्पॉट है इंडिया में, 3 है। कौन कौन सा, HIW, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट। चलिए, अब इसके बाद कुछ पैरासाइट के नाम देख लेते हैं। इस पैरासाइट में टोटल भी हैं और पार्शियल भी है। रूट भी लिखा है, स्टेम भी लिखा हुआ है। अलग से पूछा नहीं जाता है तो मैंने अलग से क्लासिफाई नहीं किया है, नहीं तो एक और टेंशन बढ़ जाएगा। देख लीजिए, बस ऐसे आप याद कर लीजिए। रफलेसिया, ओरोबैंकी, स्ट्रिगा, है ना, सैंटलम, सैंटलम एल्बम चंदन होता है, यह है बिस्कम। बाकी कस्कुटा नाम आपने सुना ही है, आल्सो नोन है डोडर। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। क्या है, पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, पैरासिटिक। एक हमने पढ़ा था ना इकोलॉजी में कि कस्कुटा जो है वो क्या है, पैरासाइट है। किस प्लांट पे, हेज प्लांट पे, खाड़ी नुमा पौधों पे क्या होता है, पैरासाइट होता है। याद आया ना, लेकिन एक इपीफाइट का भी नाम याद कराया। मैंगो के ब्रांच पे एक इपीफाइट का नाम याद कराया, कौन, तो वो क्या पैरासाइट है, किसमें हमने पढ़ा था इसको, ये एग्जांपल हमने कहाँ पढ़ा था, आर्किड ग्रोइंग ऑन ब्रांच ऑफ मैंगो, कॉमन स्लीव। ठीक है ना, कॉमन स्लीव सिर्फ सपोर्ट ले रहा था, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। और ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं दूसरे प्लांट से, इस वजह से ये क्या है, पैरासाइट है। देखिए इधर कैस्केटा वाला एग्जांपल देखा, ये सब पैरासिटिक। ठीक है, चलिए, बाकी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, किंगडम प्लांटी को अलग से। और बाकी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल तो पूरा डिटेल में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्या होता है मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म में, स्पोरोफिटिक की गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, बिल्कुल सही, यही सब सवाल को फिनिश कर लिया है, नोट कर लिया ना। डायोनिया को क्या बोला जाता है, डायोनिया को क्या बोला जाता है, हाँ, किंगडम एनिमलिया ऑटोट्रोपिक की हेटरोट्रोपिक, यूकारोटिक की प्रोकारोटिक, बातें लिखी। ठीक है ना, क्या यूनिसेलर की मल्टीसेलर की दोनों, किंगडम एनिमलिया के मेंबर यूनिसेलर हो सकते हैं, मल्टीसेलर हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मल्टीसेलर, अनएक्सेप्शनली मल्टीसेलर, कोई एक्सेप्शन नहीं है किंगडम एनिमलिया का जो एक कोष की हो, सब बहुकोष की है ना। आपके मन में अगर अमीबा पैरामीशियम आ रहा है तो गलत आ रहा है, क्योंकि वो प्रोटिस्ट में हमने पढ़ा है उसको प्रोटोजोवन। क्या, अब ये अलग से एक पूरा चैप्टर आएगा। अब हमें पढ़ना है वायरस को, वाराड को, प्रियन को और लाइकेन। ठीक है, तो एक सवाल यहां से रहेगा, कोई ना कोई जरूर एक सवाल यहां से आता रहता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। वायरसेज हैं, वाराड हैं, प्रियांस हैं, लाइकेन्स हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए,
आर एच बिटकर ने इनको कहाँ रखा है? हाँ? कहीं नहीं रखा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको कोई जगह नहीं मिली, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जगह मिली हुई है, तो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वायरसेज, वाराइड, प्रियन, लाइकेंस, एक सवाल आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा, देख लीजिए। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्यों जगह नहीं मिल पा रही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? क्या क्राइटेरिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? कितने क्राइटेरिया हैं? कौन कौन से 5? सी, टी, एम, आर, पी। व्हाट इज सी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, बस हो गया, इतना ही जानना था। तो पहला क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स सेल का होना जरूरी है। वायरस क्या है? सेल ही नहीं है, तो बेचारे आर एच बिटकर कहाँ जगह दे पाएंगे? वो तो सिर्फ सेल रखने वाले को जगह दे रहे थे। तो सेल ही नहीं है, जिसके पास सेल नहीं है कहां से जगह नहीं देंगे? जब ये नहीं सेल है तो ये कहां से सेल? ये भी नहीं सेल, ये भी नहीं सेल, ठीक है। लाइकेन सेल है कि नहीं? लाइकेन सेल है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये एजेंबल है, दो के जोड़ने से, दो के जुड़ने से बना हुआ है, इस वजह से जगह नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये जगह नहीं मिल पाया है, तो देख लीजिए भाई, क्यों नहीं जगह मिल पाया, ये कारण है, क्योंकि इनका पहला ही पॉइंट क्या है कि सेल होना चाहिए, तब हम जगह देंगे अपने क्लासिफिकेशन। जो सेल ही नहीं है उसको जगह कहां से दे पाए होंगे, चाह के भी नहीं रख पाए होंगे, ठीक बात है। तो देख लेते हैं इसको। तो आर एच बिटकर ने इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है। इनके बारे में, जैसे लाइकेंस के बारे में, और दूसरे जिनके पास सेल ही नहीं है, जैसे वायरस, वायराइड और, ठीक है। चलिए आगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइकेन के पास सेल नहीं है, सेल है इसके पास, लेकिन नहीं जगह मिल पा रही, क्योंकि दो अलग अलग क्या एग्जाम्पल है, ये इस वजह से नहीं मिल पाया है, और ये तो सेल ही नहीं है, इस वजह से इनको जगह नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या सवाल आएंगे वायरसेस को, देख लेते हैं। चलिए, तरह है, ऑल ऑफ अस who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effect viruses can have on us। तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कॉमन कोल्ड या फ्लू ना हुआ होगा, सब लोग सफर करते हैं। चोटी ने सफर किया होगा, कुछ लोगों को तो हर एक हफ्ते में ही जुकाम होता है, ठीक है। तो वो सब जानते हैं कि वायरस क्या कर सकता है ना। इवन we do not associate it with our condition, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living। तो ये लिविंग ही नहीं है, एक्चुअली लिविंग कहलाने के लिए एक सेल का होना जरूरी है, और जिसके पास सेल ही नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? उसको तो कहा जाएगा नॉन लिविंग, ठीक है। तो एक सवाल, छोटे बच्चों का सवाल, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग, ठीक है। या ऑप्शन देगा कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर ऐसा दे रहा तो ठीक है, तब टिक करेंगे, कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का। नहीं दे रहा है, अगर जानना चाह रहा है लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो हमारा आंसर है नॉन लिविंग है, और कहेगा क्यों, तो हम कहेंगे जो सेल ही नहीं है वो जीवन नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, इधर आइए। तो वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। एक तो वायरसेज होते हैं नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है। तो वायरसेज क्या है? ए सेलुलर या नॉन सेलुलर। तो ये है ए सेलुलर ऑब्लिगेट, और इस ऑब्लिगेट संपूर्ण रूप से, टोटल। तो ऑब्लिगेट, ए सेलुलर ऑब्लिगेट, और इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर ये तो इनर्ट फॉर्म में होता है। ये जीवित तभी रहेगा जब ये
किसी लिविंग सेल में, किसी लिविंग टिश्यू में रहेगा तब। तो इसी वजह से क्या बोला जा रहा है? बिल्कुल सही। और ये लाइन है बहुत खास, क्या लिखा हुआ है? ए सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, नोट करिएगा जरा। ए सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है वायरस। ए सेलुलर ऑब्लिगेट, ए सेलुलर ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटल, संपूर्ण रूप से। ए सेलुलर ऑब्लिगेट, ए सेल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, इंटर नहीं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर।
एक कंप्लीट वायरस को नाम दिया जाता है विरियान। क्या बोला जाता है? विरियान कहा जाता है। तो एक कंप्लीट वायरस का क्या नाम है? विरियान। विरियान बोला जाता है कंप्लीट वायरस को। क्या होता है ये? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होता है ना। और हम लोगों ने जाना, हम लोग पढ़े हैं HIV का स्ट्रक्चर, याद है HIV वायरस का? हाँ, क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड की कोर होती है। तो कोर किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है। और प्रोटीन का क्या होता है? कोट होता है ना। कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लिक एसिड और बाहर एक कोट प्रोटीन का, बन गया वायरस। ठीक है। तो प्रोटीन का कोट है और न्यूक्लिक एसिड का कोर है, तो हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। तो क्या होता है वायरस या विरियान? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। जो प्रोटीन कोट होता है उसे क्या बोला जाता है? कैप्सिड। क्या बोला जाता है? कैप्सिड। ये जो प्रोटीन को छोटे छोटे यूनिट्स के मिलके बना होता है, उन यूनिट्स को बोला जाता है कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर क्या बना लेता है? कैप्सिड। और कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट का दूसरा नाम कैप्सिड। उसकी यूनिट कैप्सोमियर। यह है न्यूक्लिक एसिड। बहुत खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। किसी वायरस में, अगर किसी एक इंडिविजुअल वायरस की बात कर रहे हो, या तो डीएनए होगा उसमें, या तो आरएनए होगा। आज तक कोई इकलौता वायरस ऐसा नहीं मिला है जिसमें दोनों न्यूक्लिक एसिड। तो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, बट नॉट बोथ। इंपॉर्टेंट। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ कतई नहीं मिले। ओके। तो ये तो हुआ वायरस का स्ट्रक्चर। अब देखो हमने क्या किया है। एक कंप्लीट वायरस से हमने कैप्सिड को हटा दिया है। क्या है कैप्सिड? प्रोटीन कोड। तो अगर आप एक कंप्लीट वायरस से प्रोटीन कोड को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? वाराड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाराड। तो कहने का मतलब विरियन माइनस कैप्सिड बराबर वायरस माइनस कैप्सिड बराबर वाराड। तो अब ये बताओ, जब प्रोटीन कोड हटा दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड। तो वाराड सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ। सिर्फ किसका बना हुआ है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए है कि आरएनए? आरएनए है, और वो भी हाई मॉलिक्यूलर वेट की लो मॉलिक्यूलर वेट। तो पूरा डिटो ऐसे याद करना है। तो किससे बना हुआ वाराड? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए वाराड। ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा हुई है? टीओ डाइनर। किस सन में? 19 1971। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। बीमारी करता है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिएगा, PSTD। 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 ओके। PSTD।
ठीक है। हाँ, अब इसके बाद देख लेते हैं जो अगला पार्टिकल लिखा हुआ है, एक्चुअली वो सिर्फ इन्फेक्शस प्रोटीन का बना हुआ है। दोबारा देख लेना इधर, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों का बना हुआ है। ये सिर्फ किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड का। ये सिर्फ किसका बना है? इन्फेक्शस प्रोटीन है ये सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है। और इन्फेक्शस प्रोटीन पार्टिकल को नाम दिया जाता है प्रियॉन। क्या नाम दिया जाता है? प्रियॉन कहा जाता है ना। और ये कोई बीमारी काज कर रहा है, देख लिया जरा। हमें याद करना, कैटल्स में ये बीमारी करता है BSE। व्हाट इज BSE? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, है ना, इंसेफेलोपैथी। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी नाम है, BSE नाम है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी को और क्या बोला जाता है? मैड काउ डिजीज। क्या बोला जाता है? मैड काउ डिजीज कहा जाता है। तो ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? प्रियॉन है। और ह्यूमन बीइंग में ये बीमारी करता है क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, CJD, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, आल्सो नोन एज कुरू, KURU, कुरू डिजीज, and also known as laughing death. तो कैटल्स में नोट किया था प्रियॉन के लिए, क्या लिखा था? बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, आल्सो नोन एज मैड काउ डिजीज, है ना। ह्यूमन बीइंग में लिखा था क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, आल्सो नोन एज कुरू, कुरू डिजीज, एंड आल्सो नोन एज लाफिंग डेथ, also known as laughing death। ठीक है। तो अब को पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या दिया। तो सबसे पहले ये देखिए, ये देखिए, ये फोटो और इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है? ये एक वायरस दिखाया जा रहा है और ये है टोबैको मोजैक वायरस। इससे पहले आपको दिखाया है टोबैको मोजैक वायरस कभी? माइक्रोब वाले चैप्टर याद आया? कितना गुना मैग्नीफाई करके दिखाया गया था? मैग्निफिकेशन याद कराया था ना उन फोटोज में। डेढ़ लाख था। तो शायद 1 लाख से 1.5 लाख गुना मैग्नीफाई किया गया। कैसा दिख रहा था? रॉड से। तो ये है टोबैको मोजैक वायरस, रॉड शेप है ये। और ये है इसका न्यूक्लिक एसिड। क्या है न्यूक्लिक एसिड टोबैको मोजैक वायरस का? दोबारा नोट करूंगा जब जेनेटिक्स आएगा तब। ठीक है, जब दिखाएंगे कि कहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, कहां कहां। टोबैको मोजैक वायरस हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया। तो ऐसे एग्जांपल दोबारा आपको बताऊंगा। फिलहाल इस फोटो में देख लीजिए कि टोबैको मोजैक वायरस का एक्चुअली जो प्लांट पे अटैक करने वाले वायरसेज होते हैं उनका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। तो ये देखिए, ये है क्या? न्यूक्लिक एसिड आरएनए। और ये है उसका प्रोटीन कोड। तो न्यूक्लिक एसिड का कोर है और प्रोटीन का कोड। ठीक है। और प्रोटीन के कोड को क्या बोला जाता है? कैप्सिड बोला जाता है। और इसके कैप्सिड में 2130 कैप्सोमियर है। कितने हैं? 2 और 1 कितना होता है? 3। 2130। 2 1 कितना होता है? 3। 2130 याद कर लिया तो ठीक बात नहीं। ठीक है, तो 2130 कैप्सोमियर है। कितने? 2130 कैप्सोमियर। एक और वायरस का फोटो दिखाया जा रहा है और ये है बैक्टीरियोफेज। नाम सुना है ना? नहीं सुना है? कब सुना था? वेक्टर होता है भाई बैक्टीरियोफेज। क्या होता है? वेक्टर होता है। अरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर होता है, और कहां। ठीक है ना। अरे तो ये है बैक्टीरियोफेज। ये फोटो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको आप देख लीजिए। ये भी फोटो हमने देखा था माइक्रो वाले चैप्टर में, तो देख लीजिए। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी
ट्वार्ट एंड डी हेरेल, क्या नाम है? ट्वार्ट और डी हेरेल ने की बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी, ट्वार्ट एंड डी हेरेल ने की है। क्या होता है बैक्टीरियोफेज? वायरस होता है जो किल करता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो वायरस है जो अटैक करता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया। ये जो इसका हेड है ना, ये हेड दिखाया जा रहा है आपको, डायमंड की जैसा दिख रहा है। और ये इसका कॉलर है, ये इसका सीट है, और टेल फाइबर दिखाई दे रहा है। टेल फाइबर का कितना नंबर है? अब ये हेड की सिमेट्री अगर आप याद कर लोगे तो अच्छी। कैसी सिमेट्री है ये? आइकॉसहेड्रल कोई सिमेट्री होता होगा, आप बेहतर समझते है ना, मुझे तो बस बताना है नाम, ठीक है। आइकॉसहेड्रल सिमेट्री है इसकी, इसके हेड में। और हाँ, अगर इसके जेनेटिक मटेरियल को आप जानना चाह रहे हैं तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कोई खास बात? सर्कुलर की लीनियर। सर्कुलर डीएनए सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है बैक्टीरिया में। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में, नहीं तो डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है। तो यहां पर भी क्या है? लीनियर आपको दिखाई दे रहा है जेनेटिक मटेरियल। तो क्या है जेनेटिक मटेरियल इसका? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो भी कैसा? लीनियर। इसी फोटो में ऐसा बनाइए और लिखिए, ठीक है। ओके, अब ये है इसका टेल फाइबर, और इसी टेल फाइबर से, नाम नोट कर लिया था ना आपने? यही जो टेल फाइबर है, इसी टेल फाइबर की सहायता से, ये देखिए, ये है कोई बैक्टीरिया। इसी टेल फाइबर से ये क्या हो गया? बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच हो गया, ठीक है। अटैच होने के बाद ये क्या करेगा? लाइसोजाइम सिक्रीट करेगा यहां से, और ये लाइसोजाइम इसमें ये जो वाल है, जो सेल वाल है, इसी में कर देगा पोर। क्या कर देगा? पोर। जब इसमें पोर हो जाएगा तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड है इसी में ड्रॉप हो जाएगा। कैसा न्यूक्लिक एसिड है इसका? तो वायरस जब भी अटैक करता है अपने होस्ट के सेल पे, तो अपने न्यूक्लिक एसिड को उसी में ड्रॉप कर देता है। इसी बात का फायदा तो उठाया था, वेक्टर बना लिया था उसको, याद है ना? याद है ना? रेट्रोवायरस को वेक्टर बना लिया जाता है। कब बनाया जाता है? क्या होस्ट हो तो रेट्रोवायरस वेक्टर होता है? होस्ट जब एनिमल हो तो क्या होता है? रेट्रो। वैसे नॉर्मली रेट्रोवायरस कैंसरस ग्रोथ कराता है, उसको डिसआर्म कर दिया जाता है। कैंसरस ग्रोथ प्लांट में कौन कराता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। बीमारी को नाम दे रहे थे क्राउन गाल डिजीज। तो दोनों वेक्टर कैंसरस ग्रोथ करा रहे थे, लेकिन दोनों के जो कैंसर कराने वाले जीन है उसी को कट कर दिया था, और वहां पे लाइगेट कर दिया अपना डिजायर्ड जीन, और वो काम कर लिया कैसे? वेक्टर के जैसे। तो होस्ट सेल अगर प्लांट सेल हो तो अच्छा वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, अगर एनिमल हो तो रेट्रो रेट्रोवायरस, ठीक है। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की सहायता से ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट भी बनाया था, एज इन द केस ऑफ SCID। याद आया? पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी किस सन में किया गया था? 1990 में। किस एंजाइम की डिफिशियंसी थी? ADA। व्हाट इज ADA? एडेनोसिन डीएमिनेज। क्या करता है ADA? प्रोलिफरेशन कराता है लिम्फोसाइट का, और लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? बहुत वीक हो जाएगी। बीमारी को बोला जाएगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, SCID। तो ये आईकास हेडल नोट करिए, डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए नोट करिए, टेल फाइबर के आगे ये नंबर नोट करिए, ठीक है।
और टेल फाइबर के एंड पे कम से कम इस एंजाइम का नाम नोट कर लीजिए, लाइसोजाइम। वो इस वजह से क्योंकि वायरसेज में एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो एंजाइम सिस्टम वायरसेज में एब्सेंट होता है। एक्सेप्शनली हम ये देख रहे हैं कि लाइसोजाइम क्या बना दे रहा है, एंजाइम बना दे रहा, नहीं तो कोई वायरस एंजाइम नहीं बनाता। नॉर्मली एंजाइम का पाया जाना तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पहचान है, मतलब सेल की पहचान है। ओके, तो ये फोटो कैसे देखने को मिलेगा आपको, ये देख लीजिए ऐसे। ये फोटो बना देगा और 4 ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताइए आंसर क्या है। ए, हाँ, क्या बता रहे हो? बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है? याद रखिएगा, ये फोटो इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा फोटो जिसपे 4 चीजें लिख सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फोटो पे वो एनसीईआरटी का फोटो देगा और नीचे 4 ऑप्शन बनाएगा, ए बी सी। ओके, फिलहाल ये देखिए, ये हेड है और हेड के नीचे है कॉलर। ओके, तो ये हेड है और हेड के नीचे है कॉलर। ठीक है, तो हेड हो गया, कॉलर हो गया, इसके बाद से क्या है, टीथ हो गया है, बाकी क्या है, टेल फाइबर दिखाया जा रहा है। इसका आंसर करिए। वायरसेज को लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे? इसका आंसर क्या है, नॉन। नॉन लिविंग पे टिक कर दो और कहें क्यों, क्योंकि ए सेल, क्योंकि सेल ही नहीं है यहाँ, तो फिर लिविंग किस बात का। ओके, अब कुछ और सवाल आपको दिखाते हैं यहाँ से जो कि बहुत हिट हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। वायरसेज की डिस्कवरी, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है? सेल में बताया है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है? बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वान लुएनहाक, है ना। सेल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है? एंटोनी वान लुएनहाक। ठीक है, चलिए अब हम वायरस के डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। देखिए जरा, वायरस की डिस्कवरी किसने की है? इवानोवस्की। इवानोवस्की ने किया। किसने किया है? तो बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लुएनहाक, जबकि वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। क्या नाम है? इवानोवस्की। ठीक है, इधर देखिए, बैक्टीरिया एंड दिस इज वायरस, है ना। बी फॉर बैक्टीरिया, ए फॉर एंटोनी वान लुएनहाक। इधर देखो, बी वी फॉर वायरस एंड आई फॉर इवानोवस्की। नाम में लिखा हुआ है बैक्टीरिया और वायरस के नाम में लिखा उनके डिस्कवर का नाम। ठीक है, दोबारा देखो, समझ गए हो गया, चलो आ गया। चलो तो कुछ सवाल दिखाते हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखिए। तो वायरस का मतलब है, वायरस का क्या मतलब है? वेनम, व्हाट इज वेनम? वेनम मतलब क्या होता है यार? विष होता है, अच्छा। स्नेक वेनम, है ना, सांप का जो विष है, जहर है। ठीक है, वेनम खाने का क्या मतलब है? पॉइजन। तो वायरस का मतलब है विष या जहर, तो जहरीला फ्लूइड का मतलब। तो वेनम या पॉइजनस फ्लूइड बोला जाता है वायरस को। ठीक है, ये देखिए, ये है डिमिट्री इवानोवस्की। कब की बात है? 1898 नहीं है, क्या लिखा हुआ है? 1892। 1898 क्यों जानते हैं हम लोग? कैमिलो गॉल्जी ने गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी और कैथरीन पैदा हुई थी 1898। ठीक है, यह है 1892। रिकॉग्नाइज, पहचाना इन्होंने कि कोई माइक्रोब्स हैं कुछ जो कि कारण है, किसके कारण है? मोजैक डिजीज के। किस पे? टोबैको। तो 1892 की बात है, रिकॉग्नाइज किया गया इवानोवस्की के द्वारा कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, टोबैको पे मोजैक डिजीज करता है। ठीक है, दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर देन
बैक्टीरिया। ये पता लगा कि इनका साइज जो है बैक्टीरिया से क्या है, छोटा है, और बैक्टीरिया से छोटा है तो इस वजह से जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है उससे पार हो जाएंगे। देखना जरा इधर, ये है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, जब इस फिल्टर से हम बैक्टीरिया को पार कर रहे थे तो बैक्टीरिया इससे फिल्टर नहीं हुआ था, तो सब बैक्टीरिया इसी में इकट्ठा हो गया। लेकिन जब इन वायरसेस को इस बैक्टीरिया के प्रूफ फिल्टर से डाला गया तो सबके सब क्या हो गए, फिल्टर हो गए, क्योंकि वायरसेस का साइज इनसे क्या है, बैक्टीरिया से छोटा है। ठीक है, तो एक सवाल ये भी हमें याद रखना है कि बैक्टीरिया और वायरस में कौन लार्जर है, कौन स्मॉलर है, तो कौन लार्जर है, बैक्टीरिया लार्जर। कौन स्मॉलर है, ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से और आसानी से बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब इसके बाद से ये देखिए, इवानोव्स्की की बात हो गई। अब एम डब्ल्यू बेजरनिक, क्या नाम है, एम डब्ल्यू बेजरनिक नाम है। 1898 की बात है और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट, एक्सपेरिमेंट को करके दिखाना डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो एक्सट्रैक्ट है, किसका एक्सट्रैक्ट है, जो टोबैको मोजैक प्लांट का जो इन्फेक्शन था, तो टोबैको मोजैक प्लांट पे जो इन्फेक्शन था उससे उन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड एरिया है वहां से फ्लूइड को आइसोलेट किया और वो ले गए और ले जा करके हेल्दी प्लांट पे छिड़क दिया। छिड़कने के बाद पता चला कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। क्या, और इस नए पैथोजन को नाम दिया गया वायरस। ठीक है, और बेजर्निक ने इन वायरसेज को क्या बोला, क्या कहा, कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, कहेगा वायरस नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, बेजर्निक आंसर होगा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ था पाश्चर, तो नाम हटा दिया है, अब बेजर्निक ही हमें आंसर करना रहेगा। और साथ में ये भी कि कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम वायरस के लिए किसके द्वारा कहा गया है, तब भी हमारा आंसर क्या है, सन 1898। तो क्या क्या बता दिया आपको 1898 में, कैथरीन पैदा हुई थी, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी, और ये 1898 है जहां जहां बेजर्निक ने नाम दिया और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि इन्फेक्टेड प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है अगर हेल्दी प्लांट पे छिड़क दोगे तो हेल्दी प्लांट भी बीमार हो जाए। आगे आइए, अब देखिए ये है, ये था एम डब्ल्यू, लेकिन इस बार है डब्ल्यू एम। पूरा नाम डब्ल्यू एम स्टैनले। सन कौन सा है, 1935 है ये। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वायरस का क्रिस्टल बना दिया। ठीक है, और ये क्रिस्टल क्या रख रहे थे, प्रोटीन को रख रहे थे। ठीक है, लेकिन ये इनर्ट हो जाता है अगर होस्ट के सेल से बाहर आता है, तभी तो वायरसेज को क्या बोला जाता है। पहली लाइन नोट किया था क्या, ए सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल हमने ये सीखा, वायरस को किसने क्रिस्टलाइज किया है, डब्ल्यू एम, एम डब्ल्यू नहीं, याद रखिएगा, है ना, ये सवाल देगा तो वो एम डब्ल्यू स्टैनले जरूर देगा, और वो आंसर नहीं है। आंसर क्या है, डब्ल्यू एम स्टैनले है। सन है 1935 वायरस का क्रिस्टलाइज होना। तो कौन क्रिस्टल बनाया है वायरस का, याद रखना, सन कौन सा, वायरस की डिस्कवरी किसने की है, इवानोव्स्की, किस सन में किया है, हाँ, वायरस को क्रिस्टलाइज कौन किया है, डब्ल्यू एम की एम डब्ल्यू स्टैनले, हाँ, डब्ल्यू एम स्टैनले किस सन में, चलिए ये कुछ सवाल है आप याद रखिएगा। ओके, आगे आइए, प्रोटीन तो होता ही होता है, प्रोटीन के अलावा जेनेटिक मटेरियल होगा,
आइदर आरएनए अथवा दोनों पॉसिबल नहीं है। बहुत खास लाइन है ये, ठीक है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसके पास आरएनए और डीएनए दोनों चीज हो, ठीक है। ये वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन है ना, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इंफेक्शियस। इसका जेनेटिक मटेरियल ही क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अथवा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन 3 लाइनों में तुमने क्या सीखा है हमें बताओ, दोबारा पढ़ो। पढ़ लिया? तो ये है वायरस जो अटैक कर रहा है प्लांट पे, वायरस अटैकिंग ना प्लांट पे, और वायरस अटैकिंग एनिमल पे। जानना चाह रहे हैं कि वो वायरस जो प्लांट पे अटैक करता है वो कौन सा न्यूक्लिक एसिड रखता है, कौन सा न्यूक्लिक, बताओ भाई क्या रखता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कुछ और भी नोट कर दूं यहाँ? ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अब सही है। कुछ और भी नोट कर दें? इधर आ जाइए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हाँ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए, रटा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करिए और तुरंत याद करिए इसको। तो जो प्लांट वायरसेज हैं, अच्छा प्लांट वायरसेज कहने का मतलब प्लांट पे अटैक करने वाला, क्या है उसका जेनेटिक मटेरियल? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। और इधर जो एनिमल पे अटैक करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है और डबल स्टैंडर्ड, क्या इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और याद करो। सही नोट करना, गलत मत नोट करना। इस कलम को बढ़ा लो और ये देखना, वो वायरस जो अटैक कर रहा है किस पे, बैक्टीरिया पे। कौन है वो वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया पे? बैक्टीरियोफेज। क्या है जेनेटिक मटेरियल? बिल्कुल सही, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नोट कर लिया? क्या सीखा बताइए? प्लांट पे जो अटैक करेगा क्या रखेगा, सिंगल स्टैंडर्ड, और जो प्लांट पे अटैक करेगा वो हो गया, जो एनिमल पे अटैक करेगा क्या क्या बताने वाले हो? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। याद रखना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भूलना नहीं। अब बैक्टीरियल वायरसेस, कौन है बैक्टीरियल वायरसेस? बैक्टीरियोफेज। वायरसेस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया का, वो क्या रखता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है। प्रोटीन कोड को बोला जाता है कैप्सिड। जिन छोटे छोटे सब यूनिट से वो बना होता है उसे बोला जाता है कैप्सोमियर, है ना। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमियर में जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिकल हो सकता है,
पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म हो सकता है, जैसे एक स्ट्रक्चर दिखाया है आपको आइकासहेड्रल, वो कौन सा है, वो किसका कैप्सिड है, बैक्टीरियोफेज। चलिए, वायरस से बीमारियां करते हैं, ठीक है, जैसे मम्प्स, तो जैसे कि मम्प्स है ना, और ये है क्या, ये स्वेलिंग, सिर्फ स्वेलिंग नहीं है, ये है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। क्या होता है पैरोटिड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड है, क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, उसकी स्वेलिंग हो जाती है इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, और बहुत पेनफुल स्वेलिंग होती है, छोटे बच्चों में ज्यादा होती है, ठीक, तो क्या बोला जा रहा है, मम्प्स, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड की क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, कहाँ होता है, बिलो द ईयर, ये ईयर है, यहाँ होता है दोनों साइड में एक पे, ओके, तो ये पैरोटिड ग्लैंड, यही स्वेल हो जाता है छोटे बच्चों में, तो ये है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, और ये है मम्प्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मम्प्स नाम दिया जाता है, क्या, ये देखिए, ये कौन सी बीमारी है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स इस अर्थ से इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है इरेडिकेशन, इस धरती के किसी भी कोने में एक भी केस नहीं है, तो पूरी तरीके से उन्मूलन हो चुका है, जड़ समेत खत्म हो चुका है, एक भी केस अब नहीं होता है स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। स्मॉल पॉक्स से अगेंस्ट वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने, बता चुका हूं, तब वैक्सीन पर, तो ये है स्मॉल पॉक्स, ये भी क्या है, ये भी वायरल, हाँ, अभी जो पॉक्स होता है वो स्मॉल पॉक्स नहीं है, वो है चिकन पॉक्स, क्या है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स अभी भी है, जबकि स्मॉल पॉक्स क्या हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है, अब एक भी केस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। और अब पोलियो का भी कोई केस भारत देश में नहीं है, लेकिन दुनिया के और भी देशों में अभी पोलियो के केस कुछ बचे हुए हैं, एक आध कहीं भी मिल जा रहा है अभी, इस वजह से पोलियो अभी इरेडिकेट नहीं हुआ है, फिलहाल भारत से पोलियो गायब है, अब कोई नया केस भारत देश में पोलियो का नहीं मिलता है, लेकिन फिलहाल अभी इरेडिकेशन नहीं हुआ है, कब बोला जाएगा इरेडिकेशन, जब इस पूरे धरती पे कोई केस नहीं रहेगा तब, तो फिलहाल ये अब इरेडिकेट हो चुका है। चिकन पॉक्स जो है वो भी जो है वायरस से ही होता है। अगला क्या है, हर्पीज, ठीक है, हर्पीज पढ़ा है हमने, हर्पीज कब पढ़ा था, एस टी आई, व्हाट इज एस टी आई, व्हाट इज आर टी आई, पढ़ा था इसमें, कितने एग्जांपल पढ़े थे, 8, ये क्यूरेबल है कि नॉन क्यूरेबल है, क्या क्या नॉन क्यूरेबल है, याद कराया था, ग्रोथ हार्मोन, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस, HIV, इसी नाम में है, ठीक है ना, याद करा था, चलिए, तो ये हर्पीज है, हर्पीज होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से, ओके, और इसके क्या कहने, ये है ठीक है, कॉमन कोल्ड भी क्या है, इन्फ्लुएंजा ही है, कोरोना भी क्या है, इन्फ्लुएंजा भी है, ठीक है, तो ढेर सारे स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा के, ठीक है ना, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब क्या होते हैं, सब इन्फ्लुएंजा के ही स्ट्रेन है, क्या, सब इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन।
इधर देखिए, स्वाइन फ्लू का जो स्ट्रेन है वो है H1N1 और बर्ड फ्लू का जो स्ट्रेन है वो है H5N1। H5N1 ये दोनों स्ट्रेन हमको याद रखने हैं, आप याद रखिएगा, बर्ड फ्लू का स्ट्रेन और स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन। H1N1 है स्वाइन फ्लू का, H5N1 है बर्ड फ्लू। ठीक है, और ये है नोवेल कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है? कोरोना वायरस नोवेल, अरे नया है ना तो नोवेल, तो यह है कोविड-19। 19 क्या है? ये है इसका स्ट्रेन सार को टू, सार को टू। ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं पहले, तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब के सब किसके हैं? ये सब के सब किसके स्ट्रेंस हैं? इन्फ्लुएंजा के ही। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के। ठीक है, एक एक मूवी आई थी साउथ में, आपने देखा था आई? जरूर देखा होगा आप। ठीक है, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, तो मूवी आपने देखी थी आई? मतलब कुछ भी नहीं करते हो एकदम निकम्मे। चलो अब जब पेपर हो जाए तो जो भी बची कुची मूवियां सब देख लो तो उस मूवी का जो नाम था, क्या नाम था? आई नाम ही था, यही अल्फाबेट जो हमने लिखा आई, है ना, आई फॉर इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, जो हीरो को इन्फेक्शन हुआ था किस वायरस से हुआ था? इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि HIV एड्स वायरस के द्वारा ही हो रहा है। प्लांट में अगर बात करोगे तो प्लांट में ये करता है मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग करा देगा, लीफ की कर्लिंग करा देगा, और क्या है, एलोइंग एंड वेन क्लियरिंग है, ड्वार्फिंग है एंड स्टंटेड ग्रोथ। व्हाट इज स्टंटेड ग्रोथ? ग्रोथ जो है रुक जाएगा ना, प्लांट की लंबाई ही नहीं बढ़ेगी। तो क्या क्या कहा, प्लांट में क्या क्या सिम्टम होंगे? प्लांट में क्या क्या सिम्टम होंगे, जल्दी से नंबर दीजिएगा जरा, नंबर दीजिए। तो क्या क्या बोल रहे हैं? मोजाइक फॉर्मेशन 1, लीफ लीफ लोरिंग एंड कर्लिंग ये दूसरा हो गया, एलोइंग हो गया, और वेन क्लियरिंग हो गया ये तीसरे नंबर पे, डॉर्फिंग हो गया चौथे नंबर पे, और स्टंटेड ग्रोथ हो गया पांचवें नंबर पे। नंबर दीजिए जरा, क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं प्लांट में वायरस इंफेक्शन के? नंबर दीजिए। ओके, ये देखिए वायराइड के बारे में बात हो गई है, सन आपको याद करा दिया है 1971। साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, T.O. डाइनर। क्या नाम है? T.O. डाइनर नाम है। ठीक है ना, डाइनर नाम है। ओके, डिस्कवर्ड न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देयर वायरस। जाहिर सी बात है, जब प्रोटीन को हटा ही दिए हो तो वायरस से छोटा तो हो ही जाएगा। तो छोटा है ये वायरस से, और करता है क्या करता है? व्हाट इज PSTD? PSTD, potato spindle tuber disease. It was found to be a free RNA। तो आपको याद करा दिया क्या कि लो मॉलिक्यूलर वेट RNA होता है। क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट RNA होता है। नाम क्या है? वायरस। सारे सवाल नोट कर दिए। कौन सा सन? 1970। डिस्कवरर का नाम? न्यूक्लिक एसिड है कि प्रोटीन है? न्यूक्लिक एसिड है कि प्रोटीन है वायरस? न्यूक्लिक एसिड है भाई। कौन सा? लो मॉलिक्यूलर वेट RNA। ये प्रियान के बारे में बात करिए। तो ये देखिए, मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज मिले जो कि ट्रांसमिट हो रहा था एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है ये, और ये एजेंट सिमिलर है किस साइज का? वायरस के साइज के बराबर।
क्या वायरस के साइज का बराबर का है। दिस एजेंट वर कॉल्ड, क्या नाम दिया गया? ठीक है, सेल वाले चैप्टर में आपको याद कराया था पी पी पी, पी फॉर प्रियन, पी फॉर प्रोटीन एंड पी फॉर प्रूसिनस। ठीक है, तो मोस्ट नोटेबल डिजीज काज्ड बाय प्रियंस, नाम पढ़िए, बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, इंसेफेलोपैथी, जब ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है किसी बीमारी में तो बोला जाता है इंसेफेलोपैथी। ठीक है, इंसेफेलोपैथी में जब सिम्टम आएंगे तो वो लोगों को पहचानना छोड़ देगा, समय के बारे में नहीं बता पाएगा, पर्सनालिटी डिटोरिएशन हो जाएगा, अपना ख्याल नहीं रख पाएगा। तो ये इंसेफेलोपैथी जब ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। फिलहाल ये तो आप बात कर रहे हैं कैटल्स के बारे में, तो मैड काउ डिजीज भी नाम दिया जाता है। किसको मैड काउ डिजीज बोला जाता है? बीएसई को। व्हाट इज बीएसई? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, और ह्यूमन में अगर पूछा जाएगा तो ह्यूमन में क्या होगा बीमारी का नाम? सी आर फॉर क्रूजफेल्ड। क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, यही है सी आर जैकब डिजीज का यही मतलब होता है। सी जेडी का मतलब है क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। इसी को और क्या नाम देते हैं, नोट किया था अलग से? कुरू डिजीज, आल्सो नोन एज लाफिंग डेथ। ठीक है, सवाल देखिए और आंसर करिए जल्दी से। प्रायन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा साइज किसका है इसमें? हाँ? मतलब सी। कौन बराबर होता है? वायरस और यही है, गलत हो गया। ठीक हो गया, तो नोट करिए।
नोट किया? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। जल्दी नोट करना। चलिए, लाइकेन के बारे में हम पहले भी जानते हैं, है ना? पढ़ा हमने कई बार लाइकेन के बारे में बात की है। तो लाइकेन में एक एल्गल कंपोनेंट भी होगा और फंगल कंपोनेंट भी होगा। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? फाइकोबायंट। नाम याद करना है आपको, फाइकोबायंट। और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? माइकोबायंट। तो फाइकोबायंट होता है और माइकोबायंट होता है। क्या कार्य होता है एल्गी का? अरे भाई फोटोसिंथेटिक है यार, तो फूड प्रिपेयर करना कार्य है। फंगल फिलामेंट का या फंगस का क्या कार्य होगा? ये भी आप जानते हो, क्या कार्य होगा बताओ? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। तो अब इस एसोसिएशन में चूंकि ये म्यूचुअलिज्म है ना, तो दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। तो बताइए फंगल फिलामेंट, फंगल कंपोनेंट का क्या फायदा है? फूड नहीं बना पाता है तो उसको ये प्रिपेयर्ड फूड इसे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिटेड हो गया। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों का फायदा होना चाहिए। एल्गी का क्या फायदा? ये मिल रहा कि नहीं मिल रहा? वाटर और मिनरल मिला साथ में, ये तो बेनिफिट है ही। साथ में बेनिफिट है शेल्टर मिल गया। ये एरो तो बेनिफिट है ही। क्या एरो है ये? वाटर और मिनरल जो है अब्जॉर्ब हुआ तो वो तो मिला ही, साथ में इसको रहने के लिए जगह मिल गया, रहने को घर मिल गया। तो क्या फायदा हुआ एल्गी का? वाटर, मिनरल और शेल्टर। ठीक है, और इसको रहने को घर कौन दे रहा है? फंगल फिलामेंट। इस एसोसिएशन में ये जो है मास्टर है, मालिक के जैसे, और ये जो है गुलाम के जैसे, दास के जैसे। ठीक है, तो एल्गी ने, तो फंगस ने एल्गी को अपने घर पे नौकर बना के रखा हुआ, खाना वाना बनाने का काम करवाता है। तो ये मास्टर है और ये क्या है? स्लेव है ना, मालिक और गुलाम
तो मालिक और गुलाम के इस रिलेशनशिप को नाम दिया जाता है, फिलोटिज्म बोला जाता है, और ये एसोसिएशन लाइकेन के नाम से जाना, क्या लाइकेन के नाम से जाना जाता है, तो नोट कर लीजिए। ये देखिए एक और सवाल देखिए, लाइकेन जो है वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है कि एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर? एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर। कैसे पता लगेगा? जैसे मान लो किसी एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, और एयर पॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड, तो एयर पॉल्यूशन हुआ है और उस पर्टिकुलर एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो लाइकेन का ग्रोथ क्या होगा? स्लो होगा कि फास्ट होगा? हाँ, वेरी स्लो, ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, एयर पॉल्यूशन है। इसी वजह से लाइकेन की लंबाई जितनी बढ़नी चाहिए थी, जितना ग्रोथ होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर में भी ये कौन सा पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट के बारे में दर्शाता है? तो आंसर है सल्फर डाई ऑक्साइड। तो सबसे पहले एयर, फिर सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या लिखें? ग्रोथ क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो डिमिनिश्ड ग्रोथ ऑफ लाइकेन, लाइकेन का ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे धीरे होगा, रुक जाएगा जो। तो ये है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। नोट कर लिया है? कौन करता है एल्गल ब्लूम, कौन करता है रेड टाइड? कौन करता है एल्गल ब्लूम? साइनोबैक्टीरिया। कौन करता है रेड टाइड? हाँ, गोनोलैक्स। क्या होता है गोनोलैक्स? व्हाट इज फाइकोबायन? व्हाट इज माइकोबायन? हाँ, ठीक है। आपको पता है कि कुछ प्लांट जो है पार्सली हेटेरोट्रॉप होते हैं? कौन से? इंसेक्टिवोरस, है ना। डायटम्स के सेलवाल के बारे में जानते हो? क्या जानते हो डायटम्स के सेलवाल के बारे में? क्या जानते हो?